नमस्कार। आज बात करते हैं करिकुलर एडेप्टेशन यानी पाठ्यचर्या अनुकूलन की। सामान्यतः पाठ्यचर्या अनुकूलन को लोग पाठ्यक्रम अनुकूलन के नाम से जानते हैं, किंतु मेरी राय में पाठ्यचर्या अनुकूलन कहना ज्यादा सटीक होगा। पाठ्यचर्या काफी व्यापक और वृहद शब्दावली है जो अपने आप में पाठ्यक्रम को समेटती है। पाठ्यचर्या यानी करिकुलम शिक्षा की प्रक्रिया का पहला कदम है जहां से शिक्षा प्रारंभ होती है। यह पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस का एक सेट है जो पाठ्य सामग्री यानी कि जो कंटेंट है, कोर्स कंटेंट है, उनको डिफाइन करता है, उनको परिभाषित करता है। जबकि पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस एक कोर्स या किसी प्रोग्राम में शामिल जो विषय हैं उनकी रूपरेखा है और या उसको सारांश रूप से समरी रूप में काम करता है। कोर्स और कार्यक्रम की चर्चा हुई तो मैं आपको बताता चलूं कि जैसे बीएड विशेष शिक्षा या बीएड या एमएड एक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है, जबकि इसके अंतर्गत बहुत सारे कोर्स हो सकते हैं। जैसे उसके अंतर्गत आप एक शिक्षा मनोविज्ञान एक कोर्स हो सकता है, या फिर इस तरह के जो भी पेपर आप पढ़ते हैं वह एक कोर्स का हिस्सा होता है। यानी कई कोर्स मिलकर एक प्रोग्राम का स्वरूप लेते हैं। इसलिए इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दें कि बीएड या एमएड या डीएड एक कोर्स है, यह एक प्रोग्राम है। पुनः हम पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो पाठ्यचर्या एक पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य के रूप में माना जाता है। यह ज्यादा व्यापक होता है, जबकि पाठ्यक्रम एक डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिस्क्राइब करने वाला या उसका वर्णन करने वाला एस्पेक्ट है। पाठ्यचर्या उद्देश्य, विषय वस्तु और शिक्षण विधियों का एक समेकन है, एक संकलित रूप है, जबकि सिलेबस या पाठ्यक्रम सिर्फ जो विषय वस्तु पढ़ाए जा रहे हैं उनका लिस्ट है, उनका एक डिस्क्रिप्शन है। अब बात करते हैं हम अनुकूलन की। अनुकूलन रूपांतरित होने की प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं यह एक संशोधन होने की प्रक्रिया है, या फिर नए उद्देश्यों या उपयोग के अनुसार वांछित परिवर्तन है। जो डिजायरेबल चेंज लाने की बात होती है किसी चीज में, तो उसे हम अनुकूलन कहते हैं। अब हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। पाठ्यचर्या अनुकूलन यानी कि हमने जाना पाठ्यचर्या का तात्पर्य उद्देश्यों से है, पाठ्यचर्या का तात्पर्य विषय वस्तु से है, पाठ्यचर्या का तात्पर्य शिक्षण विधि या जो आकलन की विधियां हैं वो भी इसमें शामिल है। तो पाठ्यचर्या अनुकूलन किसी स्तर पर हो सकता है जो पाठ्यचर्या में किसी प्रकार के आवश्यकता अनुसार बदलाव लाया जाए। और बदलाव लाने की आवश्यकता क्यों है? जैसा कि आपको पता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं या जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उनकी आवश्यकताएं थोड़ी अलग हो सकती हैं। यदि उनकी आवश्यकताएं अलग हो सकती हैं तो उनके लिए हमें विधियों में कुछ न कुछ आवश्यकता अनुसार सुधार, संशोधन, बदलाव ये लाया जा सकता है।
आकलन विधियों में ही ऐसा किया जा सकता है। उनके विषय वस्तु से संबंधित कुछ सुधार हो सकते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, और साथ ही अंत में कुछ उद्देश्यों की भी आवश्यकता अगर पड़े कि उनके लिए उद्देश्य बदले जाएं, तो उन उद्देश्यों को भी थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है, और इसी को हम लोग पाठ्यचर्या अनुकूलन कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाठ्यचर्या अनुकूलन या करिकुलर एडेप्टेशन एक गतिशील प्रक्रिया है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक डायनामिक प्रोसेस है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, विद्यार्थियों के लिए निर्धारित कार्यक्रम जो होते हैं उनको उनके सीखने की ज़रूरतों, यानी कि उनकी जो लर्निंग नीड्स होती है उनके अनुसार संशोधित और रूपांतरित करती है, यानी उनमें चेंजेस लाती हैं। तो इस प्रकार हम समझ चुके हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पाठ्यचर्या अनुकूलन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो कार्यक्रम होते हैं उनमें उन बच्चों के लर्निंग नीड्स के अनुसार हम डिजायरेबल चेंजेज या संशोधित करते हैं या उसे रूपांतरित करते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में अनुकूलन लाए या किस प्रकार लाए, इससे पहले उसे अपनी आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या उसकी कक्षा के विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं या एक बच्चा है वह कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ उसी तरह से भाग ले सकता है जिस तरह से दूसरे ले रहे हैं, या फिर उनके लिए कोई वातावरण अनुकूलन के साथ वो भाग ले सकेगा, या फिर कोई निर्देशात्मक अनुकूलन यानी कि टीचर के इंस्ट्रक्शन में कोई बदलाव लाना होगा, या फिर कोई जो हम सामग्री एक टीचर जिसको लेकर के प्रस्तुत करने वाला है, जिसको लेकर वो कक्षा में जाने वाला है, उनमें अनुकूलन की आवश्यकता है, या फिर अनुकूलित अपेक्षाओं के साथ जाना होगा, यानी जो उनकी अपेक्षाएं हैं उसे कहीं ना कहीं मॉडिफाई करना होगा, या इन सबको यह सोचने की आवश्यकता है। इस प्रश्न को यदि शिक्षक अपने आप से पूछते हैं तो वह इसके समाधान की ओर भी बढ़ते हैं। यदि किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या किसी विकलांग बच्चे के लिए कोई एडेप्टेड सामग्री तैयार करनी हो, किसी टीचिंग लर्निंग मटेरियल को तैयार करना हो, या किसी पाठ्य वस्तु को विकसित किया जाना हो, तो उसके लिए 4 सिद्धांत सुझाए गए हैं। यह 4 सिद्धांत जो 2010 के RCI के सिलेबस है उसका भी हिस्सा है। उसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वह है डुप्लीकेशन का। डुप्लीकेशन यानी कि यथासंभव हम जो अन्य बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री है उसको यथासंभव सम्मिलित कर लें। अलग बात है उसे हम उनके लिए एक अलग फॉर्मेट में प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे हम ब्रेलीकरण करने में या लार्ज प्रिंट में कन्वर्ट करने में हम उनका उपयोग करेंगे, लेकिन उस पूरे कंटेंट को शामिल करेंगे। दूसरा है मॉडिफिकेशन। यदि हम पूरे बिंदुओं को, पूरे विषय वस्तु को नहीं ले पा रहे हैं तो हम उनका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि हम थोड़ा उस विषय वस्तु को चेंज कर सकते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अकॉर्डिंग हो। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन, कि हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लें, यानी कि जो विषय वस्तु जो उनके लिए नहीं लग रहा है कि ये
उनके लिए आवश्यकता को पूर्ति कर सकती है या ये कहीं ना कहीं ये बाधा बन रही है, तो हम उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी उसके बदले कोई दूसरा कोई विषय वस्तु शामिल कर सकते हैं। और अंत में है ओमिशन। यदि लग रहा है कि नहीं किसी प्रकार से ये संभव नहीं है अडेप्ट करना, तो हम उसे हटा भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यह जो क्रम में 4 बताए गए हैं, ये चारों को स्टेप भी माने, यानी कि सबसे पहले पहला वाला करना है डुप्लीकेशन, उसके बाद मॉडिफिकेशन, अगर मॉडिफिकेशन भी संभव ना हो तो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं संभव जब हो तभी ओमिशन, और यह अंतिम और इसे मानिए कि नहीं ही किए जाने वाला एक स्टेप होना चाहिए। पाठ्यचर्यानुकूलन के 2 एस्पेक्ट हैं, एक है एकोमोडेशन और दूसरा एस्पेक्ट है मॉडिफिकेशन। एकोमोडेशन से तात्पर्य है कि जब हम कोई बड़े बदलाव नहीं लाते हैं, कोई उनमें कोई ऐसा चेंज नहीं लाते हैं जिनसे उनका मूलभूत स्वरूप कोई बदलता हो। दूसरा एस्पेक्ट है मॉडिफिकेशन का। मॉडिफिकेशन जब हम कोई एक मौलिक चेंज लाते हैं, यानी कि यदि हम जो लर्निंग एक्सपेक्टेशन है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं या कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनको बदल देते हैं या उससे कम कर देते हैं, और उसके हिसाब से अगर हम इंस्ट्रक्शन या असेसमेंट में कोई चेंज लाते हैं, तो इस तरह के बदलाव को मॉडिफिकेशन कहते हैं। इस प्रकार एकोमोडेशन तथा मॉडिफिकेशन को मिलाकर कुल 9 प्रकार के अनुकूलन के प्रकार सुझाए गए हैं जो अपनाए जा सकते हैं, जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, उनके सीखने की क्रिया को समर्थित किया जा सके, उनको सपोर्ट दिया जा सके। इनमें जो प्रथम 7 हैं उसे माना जाता है कि वह एकोमोडेशन की एक विधि है, एकोमोडेशन का प्रिंसिपल है, जबकि लास्ट के 2 वैकल्पिक उद्देश्य और विकल्प पाठ्यचर्या, यह मॉडिफिकेशन कैटेगरी में आता है। आइए हम बारी बारी से एक को समझने का प्रयास करते हैं। इनपुट यानी अदा, यह अनुकूलन का वह भाग है जो बच्चे रिसीव करते हैं, जो इनपुट के रूप में प्राप्त करते हैं, वहां पर अनुकूलन या वहां पर रूपांतरण की बात करता है। जैसे बच्चे शिक्षकों के माध्यम से सीखते हैं, तो शिक्षकों के इंस्ट्रक्शन में कैसे बदलाव हो, किस प्रकार से व्यक्तिगत सहयोग हो सकता है। बच्चे पुस्तकों से पढ़ते हैं, तो पुस्तकों में कैसे बदलाव लाया जाए, यानी कि इसके एडाप्टेशन के उदाहरण हो सकते हैं कि हम जब टीचर पढ़ा रहे हों तो मल्टीमीडिया का प्रयोग करें, अपने सहयोग को किसी बच्चे के लिए या जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सहयोग बढ़ाए। जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों की जगह वह टॉकिंग बुक्स का प्रयोग कर सकते हैं, ब्रेल बुक का प्रयोग कर सकते हैं, और इस तरह के जो भी बदलाव लाते हैं जो बच्चों के ग्रहण करने से संबंधित है, उन सबको इस श्रेणी में रखा जाता है। अगला है आउटपुट यानी प्रदा। इसका संबंध उन चीजों में रूपांतरण या बदलाव या अनुकूलन से है जो बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि हम किस प्रकार से अडेप्ट उनको करें कि जो वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं या क्लास में अपनी बात को बताना चाह रहे हैं, अपने असाइनमेंट रखना चाह रहे हैं, उनमें कैसे उचित रूपांतरण किया जा सके। जैसे उदाहरण के लिए कि हम मूल्यांकन जो लिखित होती है उसके बदले कोई मौखिक
मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जा सकती है, जिसमें जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वह बेहतर रूप से रिस्पॉन्ड कर सकें। अगला तीसरा है समय, यानी कि जब हम किसी भी सीखने सिखाने में जो समय होता है उस समय को हम चेंज करें, उसमें कोई बदलाव लाएं। जैसे कोई आकलन करते हैं, उस आकलन प्रक्रिया के समय में कोई चेंज या मॉडिफिकेशन लाएं। हम किसी बच्चे को ज़्यादा समय दे दें, उन्हें टाइम ज़्यादा दे दें। ऐसा जब भी कोई हम टाइम ज़्यादा या उसको मॉडिफाई करते हैं या टाइम के ड्यूरेशन को चेंज करते हैं, तो उस तरह के बदलाव या एडेप्टेशन इस श्रेणी में आते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी विद्यार्थी को हम रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, कोई सवाल पूछ रहे हैं, उसके लिए अगर हमने किसी को बोला कि 10 सेकेंड में बताओ, तो उसके लिए हम उसे 20 सेकेंड का समय दे सकते हैं। कठिनाई का स्तर यानी डिफिकल्टी लेवल अगर हम देखें तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर जो शिक्षक हैं वो अपने सवाल पूछते हैं या समझा रहे होते हैं, तो उसमें उसका एक अपना डिफ़िकल्टी लेवल होता है। जैसे मान लीजिए एक जोड़ ही सिखाया जा रहा है, तो उसमें भी अपने लेवल्स होते हैं कि किस किस क्रम में शिक्षक आगे कठिनाई स्तर को ले जा सकते हैं। यह भी अडेप्ट किया जा सकता है। विशेष आवश्यकताओं वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हम जो कठिनाई स्तर है उनमें जो आवश्यकता अनुसार अनुकूलन कर सकते हैं, ताकि जैसे सहायक उपकरणों का उपयोग कर सकें। जैसे अगर किसी सम को समझाना है मैथ में, तो वहाँ टेलर फ्रेम का भी उपयोग कर सकते हैं, या जो डिलीवरी मोड है उसको द्वारा हम उसमें चेंज, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके हम वो सुधार ला सकते हैं। अगला है अनुसमर्थन की तीव्रता, यानी कि जो सपोर्ट टीचर देगा उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसका जो लेवल है, उसको कहीं ना कहीं हम अडैप्ट कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक बच्चा यदि भिन्न है, हर बच्चे के सीखने के तरीके अगर भिन्न हैं, तो हम उनके पर्सनल जो असिस्टेंस देते हैं, जो अटेंशन देते हैं, वह भी एक प्रकार कैसे रख सकते हैं। यानी कि जो टीचर द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा है वह यहाँ पर अडैप्ट अगर किया जाए, तो इस तरह के अडेप्टेशन को पाठ्यक्रम में अगर ऐसा कोई अडेप्टेशन किया जा रहा है, तो हम उसे इस लेवल का माने कि लेवल ऑफ सपोर्ट में हमने अडेप्टेशन किया है। जैसे मान लीजिए विशेष शिक्षक के साथ साझेदारी कर लेना, या किसी ट्यूटर को, पीयर ट्यूटर को नियुक्त कर देना, किसी साथ के बच्चे को ही उनके साथ जोड़ देना कि वो पीयर ट्यूटर हो गया, या बैठने के स्थान में ही परिवर्तन कर देना, ये सभी चीज़ें लेवल ऑफ सपोर्ट के अंतर्गत आती हैं। फिर है आकार। ये आकार विषय वस्तु या सीखने की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे संबंधित है। यानी कि यदि हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, सीखने की एक संख्या की अगर हम कितने कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, कितने बिंदु ले रहे हैं, कितने सम ले रहे हैं, इन चीज़ों को भी अडैप्ट किया जा सकता है। कितने चीज़ों को वो कंसीडर किया जाए इनको सिखाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक बच्चे को गृह कार्य दे रहे हैं, तो यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गृह कार्य कम किया जा सकता है। फिर है भागीदारी का स्तर, यानी कि जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उसके स्तर को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए जरूरी है कि टीचर जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है उसको बेहतर रूप से समझे, और जो भिन्न भिन्न तरीके हैं बच्चों को इंगेज करने के, और जो यूडीएल का कॉन्सेप्ट है यहाँ लाना चाहिए, और उनकी भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। जैसे कि सीखने सिखाने में अगर नाटक का इस्तेमाल हो जाए,
किसी कला को समावेश कर दें, और इस तरह से हम उनका अटेंशन इंगेजमेंट जोड़ सकते हैं। वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो वो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा सीखेंगे। जो अंत के दो अनुकूलन के प्रकार हैं या जो प्रिंसिपल हैं, वह विशेषकर बड़े बदलाव की बात करते हैं, इसलिए इन्हें हम मॉडिफिकेशन एस्पेक्ट के अंतर्गत देखते हैं। तो 8वां जो प्रकार है वह है अल्टरनेट गोल्स, यानी कि जब हम लर्निंग एक्सपेक्टेशन, जो आउटकम है उनके एक्सपेक्टेशंस, इनको यदि हम बदल देते हैं तो फिर इस तरह का जो चेंज या अनुकूलन होगा उसे हम इस कैटेगरी में रखते हैं, अल्टरनेट गोल्स। जब हम जो एक्सपेक्टेशंस हैं, सीखने के जो उद्देश्य हैं, उनको ही बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि यदि कोई बच्चों को कोशिका पढ़ाई जानी है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हो सकता है कि हम पूरी कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसकी पूरी जानकारी ना दें, गोल्जी बॉडी है उसकी पूरी जानकारी ना दें, हम उनके सिर्फ एक लेयर को बता दें और उनके जो कोशांग हैं या जो कोशिका के अनुभाग हैं उनको बता दें। तो यह इस तरह का अगर बदलाव किया जाता है तो इस कैटेगरी में ये आएगा। अंतिम है विकल्प पाठचर्या। यदि कि कोई लगता है कि यह कोई भी चीज कारगर नहीं हो रहा है और यह उनकी आवश्यकताएं वहां से मीट आउट नहीं कर रही हैं, तो उनके लिए कुछ अलग तरह के सब्स्टिट्यूट करिकुलम को भी सोचा जा सकता है, वहाँ पे भी अडेप्ट किया जा सकता है। जैसे कहीं कहीं पर अलग पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता कर देते हैं, तो ये भी एक अलग तरीका है एडेप्टेशन का। इस प्रकार हमने 9 तरह के अनुकूलन करने की विधि को, प्रिंसिपल को जाना है, लेकिन शिक्षकों के लिए केवल 7 ही जो ये प्रकार हैं वो खुले हैं, क्योंकि वो बाकी के 2 प्रकार इतनी आसान नहीं जहाँ पे आप बच्चों के एक्सपेक्टेशन, ऑब्जेक्टिव या पाठ्यचर्या को बदल दें। तो मेरा सभी जो भावी शिक्षक हैं या शिक्षक हैं उनसे आग्रह है कि आप अपनी कक्षाओं में जो पहले के 7 तरीके हैं उनका पूरा प्रयोग करें, और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी पूरी मदद करें। अब मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ न कुछ इतने जो बातचीत आपसे हुई है उसको मनन करें। तो आपके सामने मैं कुछ प्रश्न रखता हूँ जिनको जाकर आप एक्सप्लोर करें। पहला कि पाठ्यचर्या अनुकूलन की आवश्यकता क्यों है। दूसरा कि पाठ्यचर्या अनुकूलन हम कहाँ कहाँ लागू कर सकते हैं। और तीसरा, पाठ्यचर्या अनुकूलन की जो आवश्यकता है उसको कैसे कम किया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जरूर ढूंढेंगे। आशा करता हूं कि ये जो वीडियो आपने देखा है यह आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और यह सूचना आपको कहीं ना कहीं लाभ दे। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।